वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको फिब्रिनोजन फैक्टर 1 के बारे में नहीं बताऊंगा और ब्रीफली फिब्रिनोजेनीमिया और डिसफिब्रिनोजेनीमिया के बारे में मैं थोड़ा सा उनको टच करूंगा। लेकिन बेसिक मेरा जो आज का शॉर्ट लेक्चर है वो है फिब्रिनोजन फैक्टर 1 के बारे में। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं दोबारा कहूंगा कि वेलकम टू labpedia.net। तो चलें हम आप शुरू करते हैं। फिब्रिनोजन के लिए हमें कौन सा सैंपल चाहिए। तो एक तो बड़ा आसान सा तरीका है कि 0.2 ml आप PSR सोल्यूशन ले लें और उसके अंदर 1.8 ml ब्लड मिक्स कर लें। दैट कैन बी यूज फॉर ये फिब्रिनोजन फैक्टर के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है या एसिटेटेड प्लाज्मा जो है ना वो भी यूज कर सकते हैं और ये जो सैंपल है स्टेबल होता है फॉर सेवरल मंथ एट -20 सेंटीग्रेड के ऊपर ये रहेगा। तो सिट्रेट हम लेते हैं 4 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हेपरिन बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी और ये ग्लास ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल भी कलेक्ट नहीं करना आपने। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर दी इंडिकेशंस क्या है फिब्रिनोजन फैक्टर 1 की। तो फिब्रिनोजन जो बेसिकली ना ये कोआगुलेशन पैनल में जो है ना उसके अंदर वन ऑफ द फैक्टर है जिसको हम एस्टिमेट करते हैं। दूसरा, अगर किसी मरीज के अंदर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है तो उसमें भी हम फिब्रिनोजन लेवल एडवाइस करते हैं। और जहाँ भी एबनॉर्मल पीटी एपीटीटी और या ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर्स हो तो वहाँ भी हम इसको एडवाइस करते हैं। फिर ये जो फिब्रिनोजन को हम एडवाइस करते हैं अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो उसके फॉलो अप के लिए। और फिर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जो है DIC के लिए भी हम इसको एडवाइस करते हैं। अब प्रिकॉशंस क्या क्या है। पहली बात तो यह कि आप द लास्ट 1 महीने में उस मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन न लगी हो फिर आप ये एडवाइस करें। फिर ये है कि अगर कोई डाइट ओमेगा 3 या ओमेगा 6 में बहुत ज़्यादा है तो वो इसके फिब्रिनोजन लेवल को डिक्रीज करेगी। फिर एस्ट्रोजन और कंट्रासेप्टिव जो है ना वो इसका लेवल इंक्रीज कर देते हैं। बाकी एनाबॉलिक स्टीरॉयड, एंड्रोजन, फिनोबारबिटूरेट्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेल्पोरिक एसिड वगैरह जो है ना इसके लेवल को डिक्रीज करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि फिब्रिनोजन का जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली ये फिब्रिनोजन है एक कम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड जो कि लिवर के अंदर बनते हैं और फिर एंजाइमेटिक एक्शन से कन्वर्टेड टू फाइब्रिन। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो 340,000 डाल्टन्स है और ये कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स इसके अंदर होते हैं। ये मैंने डायग्रामेटिकली कोशिश तो की है कि आपको समझा सकूं उसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2 जो है ए अल्फा और बीटा और गैमा है और उसके बाद ये जो है ना डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और वो तकरीबन 17 पेयर होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड के और इसकी जो है लेंथ वो है 45 नैनोमीटर। मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको पहले बता दिया है और कनेक्टेड बाय 17 डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। और दूसरा इसके बाद ये कि फाइब्रोनेजन जो है ये प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में होती है और इसकी हाफ लाइफ जो है 3 दिन है। और अगर इसके इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो इसका लेवल आएगा बीटा ग्लोबुलिन के अंदर इसका फिब्रिनोजन का लेवल आएगा। अब आ जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिब्रिनोजन फैक्टर 1 फॉर क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इसका क्या रोल है। तो मैंने ये डायग्रामेटिकली इसको शो करने की कोशिश की है कि एक तो लिवर के अंदर की ये सिंथेसाइज होती है और उसके बाद ये प्रोड्यूस होकर ये बनाती है फिब्रिनोजन पॉलीपेप्टाइड अल्फा बीटा गैमा और जिसके ऊपर प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेट होकर थ्रम्बिन बनाती है वो फिर इस एक्ट करके तो इसकी बनाती है फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और बी। तो ये फिर बनाते हैं फाइब्रिन पॉलीमर जो कि इनसॉल्युबल होता है और फिर थ्रम्बिन एक्टिवेट करती है फैक्टर 13 को। 13 एक्टिवेटेड वो जो फाइब्रिन पॉलीमर है उसको कन्वर्ट कर देता है स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट के अंदर। अब हम आ जाते हैं कि फिब्रिनोजन के फंक्शंस क्या क्या। तो एक तो इसका जो फंक्शन है वो है एज एक्यूट फेज प्रोटीन।
दूसरा, अगर फिब्रिनोजन लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो ये फिर रिस्क फैक्टर बनते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, coronary heart disease, myocardial infarction, peripheral arterial disease और स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो तीसरा इसका रोल है वो मैं डायग्रामेटिकली भी दिखा दे कि इम्यून सिस्टम में है और ये रोल क्लॉटिंग मैकेनिज्म में एक्ट्स एज ए एक्यूट फेज प्रोटीन। अब इसके नॉर्मल वैल्यू जो है न्यूबॉर्न के अंदर 125 to 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, अडल्ट के अंदर 200 से 400 मिलीग्राम। तो इसके बाद ये सारे मैं आपको हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके ये देख सकते हैं नॉर्मल वैल्यू। फिर आ जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस जिनके अंदर इंक्रीज फाइब्रोनोजन लेवल होगा। तो ये मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है जिसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कैंसर, प्रेगनेंसी, एक्लैम्सिया, सिगरेट स्मोकिंग इन केस ऑफ स्ट्रोक, इन सिगरेट स्मोकिंग, और इसके अंदर ये है इन प्रेगनेंसी और ट्रामा। फिर वो कंडीशन आती है जिनके अंदर इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली क्योंकि लीवर इसको बनाता है, तो अगर लीवर डैमेज है लाइक हेपेटाइटिस या सिरोसिस तो उसकी वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। फिर डीआईसी में कम होती है, कैंसर, डिस्फिब्रिन, जो नीमिया, प्राइमरी फिब्रिनोलाइसिस, माल न्यूट्रिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप उसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड दे दें तो उसमें भी ये इसका लेवल डाइल्यूट हो जाता है। ये तो था ब्रीफली अबाउट फिब्रिनोजन फैक्टर 1। अब इसके बाद फिब्रिनोजेनिमिया मैं इनको मुख्तसर टच करूंगा, और ये जो कंडीशन है ये होती है इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से ये होती है। क्यों? उसके बाद इसकी जो डायग्नोसिस है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी, फिब्रिनोजन लेवल और रेप्टाइलेस टाइम टेस्ट और थ्रोम्बिन। उसके बाद आ जाता है डिसफाइब्रिनोजेनिमिया। ये बेसिकली इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन है कि ये एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ फिब्रिनोजन है जो कि जो उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, जिसमें अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन की वजह से उसका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कंजेनिटल होती है या अक्वायर्ड होती है। उसके बाद ये दोनों कंडीशन जो है फिब्रिनोजेनिमिया और डिसफाइब्रोजेनिमिया को मैंने ये टेबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये पहली कंडीशन है हाइपोफिब्रिनोजेनिमिया जिसमें कि फिब्रिनोजन का लेवल कम हो जाएगा। फिर फाइब्रिनोजेनिमिया है और डिसफाइब्रोजेनिमिया, ये सारा मैंने इसमें पूरे इनके टेस्ट भी मैंने बता दिए। अब इसके बाद जो क्रिटिकल वैल्यू है फिब्रिनोजन लेवल की, वो अगर लेस देन 60 मिलीग्राम हो, बाज़ किताबों में लिखा हुआ लेस देन 100 मिलीग्राम हो, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये था ब्रीफली, और आपने अगर इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके देख लें, तो आपको ये सारा जो भी मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर की शुरू में बताया है वहाँ ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो once again thank you very much for listening my short lecture, and if you want more detail please visit our website labpedia.net। खुश रहें और खुशियां बांटें।